तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट और ये यूनिट है हमारा क्या, थर्मोकेमिस्ट्री। ओके। तो देखो बच्चों, ये जो यूनिट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस यूनिट से रिलेटेड एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करना है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे और ये है थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, तो देखो बच्चों, थर्मोडायनामिक सिस्टम मींस यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसका सिलेक्शन एक थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए किया जाता है, थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है, तो उसे बोला जाता है थर्मोडायनामिक सिस्टम। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स बचता है उसे बोला जाता है सराउंडिंग। समझ गए ना कि दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स which selected for thermodynamic observation is called system and the remaining part of universe is called surrounding। बात क्लियर है कि यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसको आप किसके लिए सिलेक्ट करते हैं, थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन स्टडी के लिए, उसे तो हम बोलेंगे सिस्टम। और सिस्टम को छोड़कर बाकी जो पार्ट बचा यूनिवर्स का उसे बोला जाएगा सराउंडिंग। जैसे एक कंटेनर में मान लो वाटर रखा है और वाटर पर कोई थर्मोडायनामिक स्टडी की जा रही है, तो वो जो वाटर है वो क्या कहलाएगा, उसका सिस्टम। और वाटर को छोड़कर बाकी जो पार्ट बचा यूनिवर्स का तो उसे बोला जाएगा सराउंडिंग। और अब आता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर कोई आता है तो उसे क्या बोला जाए, तो वो कहलाता है फिर क्या बच्चों, फिजिकल बाउंड्री। समझ गए ना कि फिजिकल बाउंड्री होती क्या है। तो जो सिस्टम और सराउंडिंग जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का एक ऐसा वॉल जो दोनों को सेपरेट करता है कि सिस्टम कौन सा पार्ट है और सराउंडिंग कौन सा पार्ट है, तो वो कहलाती है क्या बच्चों, फिजिकल बाउंड्री। और इसी बाउंड्री के थ्रू सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का मैटर, एनर्जी, वर्क, इसका एक्सचेंज चलता है। और ये सिस्टम को जो है एक प्रकार से डिफाइन भी करता है कि सिस्टम साइज में, शेप में किस तरह का है। तो यही लिखा है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग सेपरेटेड बाय सॉर्ट ऑफ वॉल विच मे बी रियल और इमेजिनरी। तो ये रियल भी हो सकता है, जैसे कि वाटर रखा है कंटेनर में, तो कंटेनर जो बना हुआ है मेटल से या किसी भी से, तो वो उसकी बाउंड्री है जो कि एक रियल है। समझ गए ना। और उसके बाद मान लो एटमॉस्फेयर आ रहा है तो वो उसका सराउंडिंग हो जाएगा, और जो वाटर रखा हुआ है वो उसका क्या हो जाएगा, सिस्टम। तो यही लिखा है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग सेपरेटेड बाय सॉर्ट ऑफ वॉल which may be real or imaginary. It allow us to control and keep track of all movement of matter and energy in or out of the system। और यही कंट्रोल करता है बाउंड्री कि सिस्टम के अंदर कौन सा मैटर या एनर्जी आना है या जाना है। तो इस तरह से सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो वॉल है उसे ही हम बोलते हैं क्या, बाउंड्री। जो इस तरह से दिख रहा है आपको कि ये जो डैश डैश करके मैंने लगा रखा है, ये तो हो गया चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, तो हम इसे बोलेंगे सराउंडिंग, ठीक है। और इस तरह से ये जो पार्ट है रेड कलर में, तो ये हो गया क्या, सिस्टम। और दोनों के बीच का ये जो पार्ट दिख रहा है, रियल पार्ट दिख रहा है, हम इसे बोलेंगे क्या, सिस्टम की बाउंड्री। समझ गए ना। तो कोई भी सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है, जा रही है, तो किसके थ्रू आएगी, बाउंड्री के थ्रू। यहीं पर वर्क अपीयर होता है, यहीं पर एनर्जी अपीयर होती है, यहीं पर किसी भी प्रकार का मैटर एक्सचेंज होता है, तो ये है बाउंड्री। अब हम आ जाते हैं, इसके बाद है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखो, सिस्टम और सराउंडिंग इनके बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, वर्क एक्सचेंज होता है, मैटर एक्सचेंज होता है, तो इसी एक्सचेंज के बेस पर सिस्टम के टाइप्स लिए गए हैं। और ये टाइप्स में से फर्स्ट है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होगा बच्चों कि एक ऐसा सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग। समझ गए ना कि एक ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी का भी और मैटर का भी क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। मीन सिस्टम से एनर्जी और मैटर
सराउंडिंग में जा सकती है या सराउंडिंग से एनर्जी या मैटर सिस्टम के अंदर आ सकता है थ्रू बाउंड्री, तो हम उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे वाटर इज, ठीक है, ओपन वेसल, तो अगर एक ओपन वेसल में वाटर रखा है तो वो एक ओपन सिस्टम है। ऐसे पॉन्ड्स हो गए, रिवर हो गया, कोई भी हमारी बॉडी हो गई, ये सब क्या है, ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। फिर आता है क्लोज सिस्टम। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकता लेकिन एनर्जी या वर्क को एक्सचेंज कर सकता है, तो वो कहलाएगा बच्चों क्या, क्लोज्ड सिस्टम। बात समझ में आ गई कि क्लोज सिस्टम मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर एक्सचेंज तो नहीं होगा लेकिन उनके बीच में एनर्जी का, वर्क का एक्सचेंज पॉसिबल है, तो हम उसे बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। जैसे वाटर, ठीक है, कैप्ट इन क्लोज्ड स्टील कंटेनर, ठीक है, तो स्टील कंटेनर में रखा हो और बंद रखा हो तो स्टील की बॉडी के थ्रू सिस्टम एनर्जी ले दे सकता है लेकिन मैटर किसी प्रकार से एक्सचेंज नहीं कर सकता। और तीसरा जो नेक्स्ट है वो है आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज एनर्जी और मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार की एनर्जी या वर्क और मैटर जब एक्सचेंज नहीं हो सकता तो उसे बोला जाता है क्या बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम। ये टोटली अपने सराउंडिंग से ये सिस्टम सेपरेट होता है, दोनों के बीच में, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री है वो टोटल वैक्यूम होती है। ऐसे में सिस्टम का सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता, ना किसी प्रकार की एनर्जी के साथ, ना किसी प्रकार का मैटर के साथ। जैसे थर्मस फ्लास्क जो है, फ्लास्क अगर बिल्कुल क्लोज्ड सिस्टम में है तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में होगा। वाट, ठीक है, वाटर इनक्लोज्ड थर्मस फ्लास्क। तो यहाँ तक समझ गए। तो ये थे कुल मिला के जो सिस्टम्स थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर। तो इस तरह से 3 टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। फिर एक आता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ओके, मैं इसीलिए यहाँ बताना चाहता हूँ क्योंकि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एक टर्म आता है, तो पहले इसको डिफाइन कर लें कि द सिस्टम विच इज विजिबल टू नेक्ड आई एंड मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज इनफ। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसे हम नेक्ड आई से देख सकते हैं और जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना हो, पर्याप्त में बड़ा हो साइज में, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। समझ गए ना कि द सिस्टम विच इज विजिबल टू नेक्ड आई एंड मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज इनफ, तो उसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। जैसे सॉलिड्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, गैस हो गए, हमारे चारों तरफ जो भी पार्ट दिखता है जिसे हम देख सकते हैं और जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, उसे बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और इसी सिस्टम से, मतलब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से रिलेटेड जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें बोला गया है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यही लिखा है कि द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मींस रिलेटेड बल्क ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर का जो बल्क है, ठीक है, उसके अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उन सबसे जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं उनको बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मींस ये जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किसी एक पार्टिकल की ना हो के जितने भी पार्टिकल हैं उन सब से एसोसिएटेड होती हैं, मींस कंप्लीट बल्क पार्ट से रिलेटेड होती हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। समझ गए बच्चों कि द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मींस रिलेटेड बल्क ऑफ सिस्टम। जैसे हमारा वेट है, तो वेट हमारी बॉडी में जितना बल्क पार्ट है, जितने पार्टिकल हैं, उन सब से बना हुआ है ना। शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, एनर्जीज हैं, ये सब किस में आएंगी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि अगर एक एनर्जी है तो वो किसी एक पार्टिकल से रिलेटेड नहीं है, वो उसमें जितने पार्टिकल उनसे रिलेटेड होगी। मास है सिस्टम का, प्रेशर है, टेम्परेचर है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज।
अब देखो इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मींस डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम एंड देयर वैल्यूज चेंज्ड विद डिवीजन ऑफ सिस्टम। बात समझ गए ना, कि ऐसी प्रॉपर्टीज सिस्टम की जो सिस्टम में जो क्वांटिटी है, मैटर है, उस पर डिपेंड करती है। मींस अगर उस क्वांटिटी को बदल दिया जाए तो इनकी वैल्यू बदल जाती है। मींस सिस्टम में अगर डिवीजन करते हैं, टुकड़े कर दें सिस्टम के, तो हर एक टुकड़े की जो प्रॉपर्टीज हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, वो अलग अलग हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज सिस्टम की क्या कहलाती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ गए बच्चों, कि डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम एंड देयर वैल्यूज चेंज्ड विद डिवीजन ऑफ सिस्टम। कि सिस्टम में अगर हम टुकड़े कर देते हैं तो हर एक टुकड़े की अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होंगी और जो ओरिजिनल सिस्टम था उसकी प्रॉपर्टीज अलग दिखती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं एक्सटेंसिव। जैसे मास, अगर कोई बड़ा सिस्टम है, उसका मास 1 किलोग्राम है, हम उसके 2 टुकड़े कर दें, आधा आधा किलोग्राम हो गया, तो दोनों पार्टिकल का मास और एक ओरिजिनल पार्टिकल का मास अलग अलग हो गया। वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, एनर्जीज हो गई, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, ठीक है। तो इसी तरह से हीट कैपेसिटी है। तो ये सब किस में आएंगी अगर हम देखें, ठीक है। तो ये जो है हीट कैपेसिटी है ना, तो ये सब किस में आएंगी बच्चों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी की एनर्जी है तो एनर्जी में मतलब जैसे एंट्रोपी है, एनर्जी का मतलब समझ रहे हो आप, एंट्रोपी, ठीक है, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, इस तरह की। तो ये सारी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इस तरह की, तो जितनी ये एनर्जीज हैं सब आती हैं एक्सटेंसिव। सिस्टम बड़ा है तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, इंथैल्पी ज़्यादा होगी, फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी। सिस्टम छोटा है तो यही एनर्जीज कम हो जाएंगी। फिर आते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम की क्वांटिटी से टोटल इंडिपेंडेंट है। मीन सिस्टम में कितने भी डिवीजन कर दिए जाएं, कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, इनकी वैल्यू हर एक टुकड़े में सेम आएगी, बिल्कुल वही मिलेगी जो बड़े सिस्टम में थी, ओरिजिनल सिस्टम में थी, ठीक है। कि प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मैटर, मैटर के नेचर पे डिपेंड करती हैं, बट इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ मैटर मींस वैल्यूज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज नॉट चेंज विद डिवीजन इन सिस्टम। इस सिस्टम में किसी भी प्रकार का डिवीजन कर दिया जाए तो ये वैल्यू चेंज नहीं होती। मीन्स हर टुकड़े की वही मिलेगी जो बड़े ओरिजिनल टुकड़े की या बड़े सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे डेंसिटी, अब डेंसिटी चाहे एक ड्रॉप वाटर ले लो, चाहे 1 किलोग्राम वाटर ले लो, चाहे पूरे समुंदर को ले लो, अगर लिक्विड वाटर एक सा है सब में तो उसकी सबकी डेंसिटी एक सी है। टेम्परेचर है, सिस्टम को आप कितने भी टुकड़े कर दो, हर एक टुकड़े का टेम्परेचर सेम आएगा। प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, स्पेसिफिक हीट है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मोलारिटी है, मोलालिटी है, नॉर्मेलिटी है, ये सब क्या है बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ये ध्यान रखना है कि यदि किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस्ड किया जाए पर ग्राम में या पर मोल में या एक पर यूनिट में, तब ध्यान रखें इट बिकम्स इंटेंसिव। समझ गए ना, कि अगर हम किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर मोल में, पर ग्राम में या किसी पर यूनिट में ला दें तो ध्यान रखें कि वो फिर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे प्रेशर है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि प्रेशर इक्वल टू है क्या? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स भी एक्सटेंसिव है और एरिया भी एक्सटेंसिव है, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया मींस प्रेशर, ये क्या है? इंटेंसिव है। ऐसे डेंसिटी में चले जाएं तो डेंसिटी एक क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्यों है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? देखो, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप इंटेंसिटी के बारे में देखें तो ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास भी एक एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, पर बट मास पर यूनिट वॉल्यूम में जो डेंसिटी है वो क्या बन गई? इंटेंसिव। ऐसे हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, हीट कैपेसिटी पर ग्राम स्पेसिफिक हीट,
या मोलर हीट कैपेसिटी भी एक क्या है, इंटेंसिव होगा कि हीट कैपेसिटी पर मोल। तो इस तरह से कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम पर मोल या पर ग्राम में ला दें तो वही क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट। तो देखो बच्चों, थर्मोडायनामिक स्टेट और एक स्टेट फंक्शन, एक होगा पाथ फंक्शन, एक है स्टेट वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार आएंगे। तो देखो थर्मोडायनामिक स्टेट क्या कहलाती है। देखो एक स्टेट फिजिकल होती है जिसे हम बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, कि कोई भी मैटर बाहर से क्या दिख रहा है, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, वो उसकी स्टेट है, जिसके बेस पर आपने देखा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स होती हैं। बट यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक स्टेट है, समझ गए ना, ये फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड नहीं है, बट ये कहलाती है कंडीशन ऑफ सिस्टम इन विच वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड, ठीक है, एंड स्टेट ऑफ सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स। तो किसी भी सिस्टम का जो कंडीशन है, जहां पर उसकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, मींस टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, जो भी है वो सब फिक्स्ड होता है, तो उसको बोलते हैं वो उसकी एक क्या, थर्मोडायनामिक स्टेट। और अगर इन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में किसी भी प्रकार का कोई चेंज ला दें और सिस्टम की स्टेट बदल जाती है, समझ गए ना, तो इस तरह से उस जो बदल गई स्टेट, उसमें फिर ये प्रॉपर्टीज जो होंगी थर्मोडायनामिक, इनकी वैल्यू भी क्या होगी, अलग हो जाती है। तो एक स्टेट अगर इनिशियल है और आपने कोई चेंज किया उसके टेम्परेचर, प्रेशर या जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, तो फिर एक नई स्टेट मिलती है जिसे हम बोलते हैं फाइनल स्टेट। समझ गए ना? तो यही लिखा हुआ देखो कि कंडीशन ऑफ सिस्टम इन विच वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड एंड स्टेट ऑफ द सिस्टम, और जो ये स्टेट होती है इसको स्पेसिफाइड करने के लिए कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन एंड एक बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। अब हम इन्हीं को डिफाइन कर लें, ठीक है। जैसे पहला क्या है, स्टेट फंक्शन means thermodynamic properties whose value depend upon the state of system and does not depend upon the path by which this state has been attained। बात समझे कि किसी भी सिस्टम की ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती है कि वो किस स्टेट में है, ठीक है, तो वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि सिस्टम अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए क्या पाथ का यूज कर रहा है, तो हम इसे बोलते हैं स्टेट फंक्शन। मींस अगर सिस्टम की स्टेट बदल जाती है तो इन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बदलती हुई दिखेगी। समझ गए ना कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ सिस्टम एंड चेंज्ड दियर वैल्यू विद चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम, कि अगर सिस्टम की स्टेट बदल दें तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि सिस्टम की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में पहुंचने के लिए आपने क्या पाथ यूज किया है, ठीक है। जैसे आप एनर्जी की बात करें, जैसे हम अपने घर में हैं तो हमारी एनर्जी क्या है, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। हम कहीं गए तो वहां पहुंचने के बाद जहां आपका डेस्टिनेशन है आप वहां पहुंच गए, तो अब आपकी बॉडी की एनर्जी कितनी हो गई इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि आप वहां तक पहुंचने के लिए क्या पाथ यूज कर रहे हैं। बस हमें अगर इस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मींस एनर्जी को पता लगाना है तो बस वहां देखेंगे कि वहां क्या एनर्जी हो गई फाइनल स्टेट में उस डेस्टिनेशन में, और जब आप घर थे तो वहां क्या थी। तो इस तरह से जब आपकी कंडीशन बदली तो उनकी वैल्यूज बदल गई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की। तो ऐसी वैल्यूज या ऐसी प्रॉपर्टीज को बोला गया है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, जिसमें आती हैं टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एनर्जीज हैं, है ना। एनर्जीज में जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। और अगर आपको इन स्टेट फंक्शन में कोई चेंज देखना है, चेंज इन स्टेट फंक्शन, तो लिखा जाएगा x2 माइनस x1, जहां x1 जो है, ठीक है, ये कहलाएगी वैल्यू ऑफ स्टेट, ठीक है, फंक्शन एट इनिशियल स्टेट, ठीक है।
और x2 जो है ये है वैल्यू ऑफ, ठीक है, इन द फाइनल स्टेट, कि जब आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए तो उस समय क्या है, मतलब केवल स्टेट से ले रहे हैं हम, इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है। तो इनका डिफरेंस निकालने तो हम बता सकते हैं कि स्टेट फंक्शन में कितना चेंज आया। ये चेंज मेजर करने के लिए आपको पाथ की ज़रूरत नहीं है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचने के लिए आपने क्या पाथ यूज़ किया। बात क्लियर है। फिर आते हैं स्टेट वेरिएबल्स। अब इन्हीं में से जो स्टेट फंक्शन होते हैं, इन्हीं में से, ठीक है, अगर हम देखें कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सिस्टम की स्टेट को डिटरमाइन करती हैं, उनको डिफाइन करती हैं, मतलब सिस्टम की एक स्टेट क्या होगी, इनिशियल कब होगी, फाइनल क्या होगी, इसको बताने के लिए जिन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का यूज होता है उनको बोला गया है स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, ये लिखा है कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज विच डिटरमाइंस स्टेट ऑफ सिस्टम, और ये चार है मेन: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड अमाउंट। सिस्टम की जो अमाउंट है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। अगर हमें किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करना है तो इन चार की वैल्यू होना जरूरी है, पता कि उसका क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, क्या वॉल्यूम है और क्या अमाउंट है। अगर ये चारों चीज़ें अच्छी तरह से सिस्टम की पता है तो हम सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ सच प्रॉपर्टी अल्टर द स्टेट ऑफ सिस्टम, और अगर आप इन प्रॉपर्टीज में किसी प्रकार का कोई चेंज लाते हैं तो सिस्टम की स्टेट बदल जाएगी, उसकी दूसरी स्टेट आ जाएगी। मीन्स स्टेट मतलब दूसरी कंडीशन मिलेगी, उस समय उसका प्रेशर है, टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये चेंज हो सकते हैं, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं कि चारों एक साथ चेंज हो जाए, समझ गए ना। तो लेकिन इनमें से किसी की भी एक वैल्यू चेंज कर दोगे तो सिस्टम की एक नई स्टेट मिलेगी, इसलिए इनको बोला गया है स्टेट वेरिएबल्स। मींस ऐसे थर्मोडायनामिक फंक्शंस जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। मींस अगर इनकी वैल्यूज़ हम फिक्स कर दें तो सिस्टम की स्टेट फिक्स रहेगी, इनमें कोई चेंज कर दें तो सिस्टम की स्टेट बदल जाती है। और अगर हम इन चारों प्रॉपर्टीज़ के बीच में एक रिलेशन लेना है तो ये इक्वेशन बनता है PV = nRT। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। और मेनली गैसियस स्टेट को डिफाइन करने के लिए ये चारों फंक्शन की ज़रूरत होती है। इस तरह से यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आते हैं पाथ फंक्शन। तो देखो बच्चों, पाथ फंक्शन मतलब एक ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जिसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें ये देखना होगा कि सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम चेंज करते हैं तो हमने क्या प्रोसेस यूज़ किया। मींस ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो सिस्टम में चेंज लाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया गया है उस पर डिपेंड करती हैं, मतलब मेथड पर डिपेंड करती हैं जो कि स्टेट को चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम, और ये है हीट एंड वर्क। हीट कैपेसिटी भी एक पाथ फंक्शन है। मींस हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं वो इस पर डिपेंड करेगी कि आपने सिस्टम को हीट किस मेथड से दिया। किसी सिस्टम का वर्क निकालना है, प्रोसेस का वर्क निकालना है, तो हमें ये पता लगाना होगा कि हमने प्रोसेस क्या यूज़ किया। जैसे आप घर से अपने किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जा रहे हैं तो आपने वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या जो साधन है, क्या आपने उसके लिए यूज़ किया, उसके अनुसार आपका वर्क मिलेगा। इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है। उनके बीच में इनिशियल से फाइनल स्टेट को पहुंचने के लिए आपने क्या प्रोसेस यूज़ किया, उसके अनुसार आपको वर्क मिलेगा। जैसे एक बिल्डिंग की हाइट देखी जाए तो वो एक स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट हमें पता हो तो इस तरह से अगर हमें हाइट पता लगानी है तो हमें यहाँ से लेके और यहाँ हमें कि टॉप पॉइंट पता है और बॉटम पता है, तो ये हाइट आप क्या निकाल सकते हैं और ये क्या बन जाएगा, स्टेट फंक्शन। इससे कोई मतलब नहीं कि बीच में इस हाइट के बीच में या बिल्डिंग में क्या भरा हुआ है, क्या है क्या नहीं। तो हाइट एक क्या है, स्टेट फंक्शन। लेकिन इस बिल्डिंग में चढ़ा जाए, ठीक है, तो इस बिल्डिंग में चढ़ने के लिए आपने क्या प्रोसेस यूज़ किया,
यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने लिफ्ट का यूज़ किया या आप इसमें से सीढ़ियों से चढ़ के गए, तो इसके अनुसार आपका वर्क होगा। तो वर्क डिपेंड करेगा एक स्टेट से दूसरी, मतलब बॉटम से लेके टॉप तक पहुँचने के लिए आपने क्या प्रोसेस यूज़ किया, उसके अनुसार आपका वर्क आएगा। तो जो बिल्डिंग में चढ़ने का वर्क है वो तो एक पाथ फंक्शन हो गया, जबकि हाइट क्या हो गई, एक स्टेट फंक्शन। अच्छी तरह समझ गए होगे पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। फिर अब देखो बच्चों, एक बचता है टॉपिक जो कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह समझना है, और वो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? तो देखो, प्रोसेस मींस द प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक है, या थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज्ड। मतलब प्रोसेस एक मेथड है, ठीक है, द प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज होती है, उसे बोला गया है थर्मोडायनामिक। प्रोसेस का मतलब है मेथड, और मैं ये कह दूं सीधा सा है कि द मेथड इन विच, ठीक है, द थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होता है, चेंज होता है। या थर्मोडायनामिक सिस्टम को अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना है, तो उसकी जो प्रोसेस है या उसकी जो मेथड है चेंज की, वही क्या कहलाती है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इनमें से एक होती है आइसोथर्मल। देखो, आइसोथर्मल नेम से ही पता चल रहा है कि प्रोसेस तो चलेगा लेकिन सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। मींस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। कि अगर हम समझें कि प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज ला रहे हैं, इनके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें कि हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर अपने आप चेंज हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट से ए से लेके बी तक अगर हम चल रहे हैं तो सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज ना आने दें। कि हम जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे इस तरह से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो इसे हम बोलेंगे आइसोथर्मल, जिसमें डेल्टा टी जीरो, ठीक है, डेल टी जीरो, डेल्टा ई जीरो, डेल्टा एच जीरो, या हम और भी कह सकते हैं, ऐसा लिखा है, ठीक है, कि बहुत ही इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज भी आता है अगर सिस्टम में, तो वो भी जीरो रहे ऐसा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। मतलब सिस्टम में जो प्रोसेस चले वो अगर टाइम इंस्टेंट में चले या एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में भी चले, तो उस सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ऐसा प्रोसेस कहलाएगा आइसोथर्मल। और अगर हम एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखें तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, चूंकि डेल्टा ई जीरो होगा तो Q इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। मीन सिस्टम जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करेगा या उसको जितनी भी हीट दी जाएगी वो उसके केवल वर्क में चेंज हो जाएगी। समझ गए ना? और कहीं पर यूज नहीं होगा उस एनर्जी का अगर वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस में चल रहा है। तो आप समझ गए कि ये वैल्यूज आपको अच्छे से ध्यान रखना है जो कि आइसोथर्मल में जीरो होती हैं। और अगर प्रेशर वॉल्यूम का कोई ग्राफ दिया गया है तो बिल्कुल वायल्स लॉ के अनुसार चलेगा। मींस यहाँ पर जो पीवी है वो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। पीवी प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू शो करेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मींस वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। समझ गए ना कि अगर पूरा प्रोसेस कितनी भी देर चले, ये V1 है तो V1 ही रहेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट में। मींस V2 और V1 क्या बना रहेंगे, सेम। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ लें, ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो चेंज क्या हो सकता है, प्रेशर में भी चेंज। समझ गए ना कि इसमें क्या हो सकता है, प्रेशर में भी चेंज। तो ये चेंज हो सकता है। और इस तरह से P1 से P2 तक ये जो है इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आएगी। मींस वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर डेल्टा V, डेल V और P डेल V, W ये सब क्या होंगे बच्चों, ये V W जो है ये है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये भी क्या होगा, जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है, माइनस P डेल V। अब जब यही जीरो है तो ऑटोमेटिक है कि W भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो डेल्टा, अगर हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दें तो W जीरो तो डेल्टा E इक्वल टू क्यू। मीन्स अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो Q है वो डेल्टा E के इक्वल हो गया। मीन्स अब जो Q है वो एक क्या बन गया, स्टेट फंक्शन। क्यों? क्योंकि Q की वैल्यू किस पे डिपेंड हो गई,
स्टेट पर, उसके डिफरेंस पर। तो यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस में जो Q होती है, हीट जो एब्जॉर्ब या रिलीज होती है सिस्टम से, वो क्या बन जाती है, एक स्टेट फंक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि Q कब स्टेट फंक्शन होगी, तो वो कहाँ पे होगी, आइसोकोरिक प्रोसेस में। ठीक है, फिर आता है आइसोबारिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, बट अगर हम ये कहें बट वॉल्यूम क्या हो सकता है, वॉल्यूम, ठीक है, मे बी चेंज, ये चेंज हो सकता है कि सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो सिस्टम का वॉल्यूम कंप्रेस्ड भी हो सकता है, एक्सपांड भी हो सकता है। तो इस तरह से आइसोबारिक प्रोसेस में अगर हम कहें कि डेल्टा P 0 है या डेल P 0 है, तो इस तरह से जो W है जो है वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा P डेल B के इक्वल। समझ गए ना कि आप यहाँ पर जो W है इस प्रोसेस में जो वर्क होगा वो वॉल्यूम चेंज के बेस पे निकाला जा सकता है, जो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। डेल्टा ई अगर हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करें तो डेल्टा ई इक्वल टू Q प्लस W। तो एक तो पहली बात यही देख रहे हैं कि Q और W का जो सम है वो डेल्टा ई के इक्वल है, मींस Q प्लस W एक स्टेट फंक्शन बन जाएगा। ओके, और आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास रिलेशन आ जाएगा Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने देखा W इक्वल टू माइनस पी डेल वी, तो डेल ई प्लस पी डेल वी डेल्टा एच के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस में जो Q है वो भी एक स्टेट फंक्शन बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि वो एक डेल्टा एच के इक्वल हो गया। और अगर आपका इसका ग्राफ पहचानना है तो ग्राफ ऐसा बना दिखेगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, केवल वॉल्यूम चेंज होता हुआ दिख रहा है, V1 से V2 तक चेंज हो रहा है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये है आइसोबारिक। फिर आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखो बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस जब चलेगा तो सिस्टम अपने सराउंडिंग से किसी भी प्रकार का कोई हीट या एनर्जी या मैटर कोई भी एक्सचेंज नहीं करता। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ड्यूरिंग प्रोसेस हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग नॉट अ पॉसिबल। कि यहाँ प्रेशर और यहाँ वॉल्यूम का ग्राफ लें तो वो मिलेगा वही ग्राफ जैसा कि हमें आइसोथर्मल में दिख रहा है, बट यहाँ पर जो आप जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो पीवी का प्रोडक्ट है वो इस रिलेशन से शो करते हैं। पीवी, पी इंटू वी का पावर, ये जो है गामा, और ये गामा है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो, और इसको Cp अपॉन Cv से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि आपने देखा था आइसोथर्मल में Pv इक्वल टू K था, और यहाँ पर ये है Pv का पावर गामा इक्वल टू K, और ग्राफ ये है। तो यहाँ Q 0 होगा, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। डेल्टा H 0 होगा क्योंकि सिस्टम की टोटल एनर्जी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। डेल H 0 होगा, डेल S 0 होता है। और अगर हम और आगे बढ़ें तो डेल्टा ई इक्वल टू Q प्लस W है, Q यहाँ पर 0 है तो डेल्टा ई इक्वल टू W, मीन्स यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क है वो एक स्टेट फंक्शन बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसके इक्वल दिख रहा है, डेल्टा ई के, तो वर्क स्टेट फंक्शन होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर हम इन चारों प्रोसेस के ग्राफ को देखें पीवी ग्राफ में, तो यहाँ से A से B आप देख रहे हैं ये किसको शो कर रहा है, ए से बी आइसोकोरिक, बी से ई तक चलें तो ये क्या है, आइसोबारिक। क्यों? क्योंकि देखो ए से बी में वॉल्यूम चेंज नहीं होता हुआ दिख रहा है, केवल प्रेशर चेंज हो रहा है। बी से ई में प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ए से सी आइसोथर्मल दिख रहा है, और एडी, ए से डी जाएं तो एडियाबैटिक। अब आता है कि सी और डी में सी कौन है और डी, सी को हम आइसोथर्मल क्यों ले रहे हैं और एडी को, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम चेंज करेंगे, ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वो केवल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। कि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रख रहे हैं, तो केवल जो प्रेशर में कमी आएगी वो केवल वॉल्यूम के कारण आएगी, कि वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और एकदम डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर तो डिक्रीज होगा ही होगा। इसके अलावा एडियाबैटिक एक्सपांसन है, ये क्या दिख रहा है, एक्सपांसन। तो एक्सपांसन में सिस्टम की खुद की एनर्जी से वर्क होगा, सिस्टम फैलेगा, तो सिस्टम के टेम्परेचर में भी कमी आएगी, और जब टेम्परेचर में कमी आएगी तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर, ठीक है,
कि डिक्रीज होगा तो मतलब तो ऑटोमेटिक है कि उसका वॉल्यूम भी क्या होने लगेगा, प्रेशर भी डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वो, सॉरी, प्रेशर जो डिक्रीज हो रहा है वो केवल वॉल्यूम के इंक्रीज होने के कारण, जबकि यहाँ जब आप जाओगे तो जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो वॉल्यूम इंक्रीज के साथ साथ और इसके अलावा टेम्परेचर में इंक्रीज के साथ डिक्रीज होगा। तो यहाँ दो फैक्टर मिलके प्रेशर को कम कर रहे हैं, एक तो वॉल्यूम जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो रहा है, दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस चल रही है, एक्सपांसन चल रहा है तो सिस्टम का टेम्परेचर भी डाउन हो रहा होगा, और टेम्परेचर डाउन होगा तो हम जानते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के डाउन होने से प्रेशर भी डाउन हो रहा है। तो दो दो फैक्टर मिलके एक साथ जो है क्या चेंज कर रहे हैं प्रेशर को, इसलिए ज़्यादा डाउन हो जाएगा और इस तरह से हमें एक ग्राफ मिलेगा। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस में अगर पहचानने आता है तो देखो सीधा सा है कि अगर आप वर्क इन प्रोसेस देखें तो एरिया अंडर पीवी कर्व, कि ये जो पीवी ग्राफ बना हुआ है तो इस पीवी कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है वही प्रेशर वॉल्यूम वर्क का है। तो देखो अगर आप आइसोकोरिक में देखें तो कोई एरिया नहीं आता, ए से बी एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, इसीलिए यहाँ वर्क 0 होगा। आइसोबैरिक सबसे लार्ज एरिया है, ए बी सी मतलब ए बी ई एफ, ये पूरा एरिया अंडर में आ रहा है, मतलब ये जो इतना एरिया दिख रहा है सबसे बड़ा, इसलिए यहाँ मैक्सिमम वर्क होगा। आइसोथर्मल में चले जाओ आप तो आइसोथर्मल में जो एरिया आएगा वो कहाँ के बीच में आएगा, ए बी और सी तक का, मतलब अगर हम इसको यहाँ तक ले लें तो इतना एरिया आपको कहाँ का दिखेगा, आइसोथर्मल कंडीशन का, ठीक है। और एडियाबैटिक का देखोगे थोड़ा कम हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, ए बी से लेके और यहाँ डी तक का। तो आप देख रहे हैं कि सबसे कम एरिया किस में आ रहा है, एडियाबैटिक में, इसीलिए सबसे कम वर्क कहाँ मिलेगा, एडियाबैटिक। तो आइसोबाकोरिक उससे ज़्यादा एडियाबैटिक, उससे ज़्यादा आइसोथर्मल, ठीक है। तो आइसोकोरिक का सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल और सबसे ज़्यादा वर्क मिलेगा आइसोबारिक प्रोसेस में। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर हम एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ से चलें, कंप्रेशन की बात मतलब एक वॉल्यूम को पीछे की तरफ चलें कि डिक्रीज करें इस तरह से, तो अगर आप आइसोबारिक प्रोसेस में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से लेके वॉल्यूम मान लो V1 से कहाँ तक चेंज कर रहे हैं, V2 तक, ठीक है। तो ये जो एरिया आ रहा है ये सबसे बड़ा एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां पर चलें कि एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ देखें, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, तो यहां पर आप देखोगे कि दोनों में किस में वर्क ज्यादा मिलेगा, एडियाबैटिक में या आइसोथर्मल में। तो देखो बच्चों कि अगर आप आइसोथर्मल में चलोगे, ठीक है, तो केवल वॉल्यूम डिक्रीज होने से केवल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो नीचे आएगा। और अगर हम एडियाबैटिक की बात करते हैं यहाँ पर, तो एडियाबैटिक में जब आप कंप्रेशन करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। और दूसरा है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन में सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर दो फंक्शन मिलके किसको जो है प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, एक तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज, और यही रीजन है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको वर्क निकालना है इस कंप्रेशन में तो सबसे ज़्यादा जो वर्क है वो तो है आइसोबैरिक में, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया आएगा इस तरह से। फिर आता है इसका वर्क, तो पहले आप किसका लिखेंगे, आइसो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहला जो वर्क निकलेगा सबसे ज़्यादा एरिया अंडर कर्व में दिख रहा है तो W आइसोबारिक, ठीक है। इससे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है आपको, आइसोथर्मल में। इससे ज़्यादा कहाँ है, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, ये है, तो ये ऐसा आइसोबारिक, उससे कम से, ठीक है, आइसोबारिक में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, फिर आएगा वर्क किस में, एडियाबैटिक, फिर आ जाएगा किस में बच्चों, आइसोथर्मल में, और सबसे कम आइसोकोरिक में।
इस तरह से। तो ये ग्राफ पहचानने आ जाते हैं कभी कभी कि ये कौन सी लाइन किसको शो कर रही है। मतलब यहाँ ए ले लें, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई। तो ए और बी, तो ये कहलाएगा कौन सा, आइसोबारिक कंप्रेशन। ठीक है। फिर आ जाएगा ए से सी, तो ये कहलाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है। ए से डी, तो ये कहलाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है। और ए से एफ, तो ये कहलाएगा आइसोकोरिक कंप्रेशन। तो इस तरह से हमें ग्राफ्स मिलते हैं। तो यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये कुल मिला के हमारे अलग अलग ग्राफ्स थे। और अगर आपको पीवी प्रोसेस का पीवी इक्वल टू आइसोथर्मल कंडीशन में देखना है, तो देखो ये है आइसोथर्मल। ठीक है। और अगर हम इसकी स्लोप निकाल के देखें तो किसकी स्लोप ज़्यादा और किसकी कम है, तो ये है आइसोथर्मल। ठीक है। पी बी इक्वल टू के। और आगे बढ़ोगे अगर लॉग लेके, तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो स्लोप है वो -1 है, मीन्स थीटा की वैल्यू 45 डिग्री में आएगी, है ना। और अगर हम एक एडियाबैटिक को देखें, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि जो गामा होता है ना, गामा वो 1.66 का होता है। तो इसका मतलब है कि जो इसकी स्लोप आएगी, अगर हम और आगे बढ़ें तो इसकी जो स्लोप आएगी वो ज़्यादा आएगी किसके रिस्पेक्ट में, आइसोथर्मल की। मीन्स इसका एंगल ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस की स्लोप का रेशियो देखें, तो एडियाबैटिक की स्लोप ज़्यादा है और आइसोथर्मल की स्लोप कम है। और इन दोनों का स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इक्वल्स टू द गामा, मीन्स ये होगी 1.66 का रेशियो। और इस तरह से यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ये ज़्यादा जो है झुकाव वाली हो गई। कौन सी स्लोप, तो इस तरह से ये थीटा जो है, थीटा ये 1 है मान लो, और ये थीटा 2 है, तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 आएगा। इस तरह से एडियाबैटिक की जो स्लोप होगी वो ज़्यादा एंगल की होगी, जबकि इसकी कम एंगल की। तो इस तरह से कई बार इस तरह का कंपैरिजन करने आ जाता है। ठीक इसी तरह से ये ग्राफ बने होते हैं, पूछते हैं कि कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है, इसमें लिख दिया आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, और अब इसमें पूछ ले कि P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा। तो देखो आइसोथर्मल में अगर आप चलोगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और T1 इक्वल टू T2 आइसोथर्मल में। ठीक है। लेकिन अगर आप एडियाबैटिक में जाओगे तो ये रिलेशन होगा P1 V1 का पावर गामा 1 P2 V2 का ये है, लेकिन T1 ग्रेटर देन T2। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपांसन को शो कर रहा है। तो इस तरह के ग्राफ्स अच्छी तरह से आपको समझना है। और अगर यही ग्राफ ऐसा दे दिया जाए, ऐसा, तो ध्यान रखें कि ये किसके लिए होगा, आइसोथर्मल के लिए, और ये किसके लिए होगा, एडियाबैटिक के लिए। क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया है तो प्रेशर एडियाबैटिक में दो रीजन के कारण बढ़ेगा, एक तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण और एक वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण। लेकिन आइसोथर्मल में प्रेशर केवल वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण बढ़ेगा। इसीलिए इसका प्रेशर जो है, या इसकी जो सेम कंडीशन में देखा जाए, तो इस तरह से अगर हम यहाँ देखें और सेम वॉल्यूम में चलेंगे तो सेम वॉल्यूम चेंज होगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है आपको प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। मतलब हम इस तरह से कहें कि अगर हम एक ही प्रेशर की कंडीशन में देखें, है ना, या एक ही वॉल्यूम की कंडीशन, सॉरी एक ही वॉल्यूम कंप्रेशन की कंडीशन में देखें, तो ये ग्राफ दिख रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर मिलेगा कि अगर आइसोथर्मल का प्रेशर ये होगा तो एडियाबैटिक का प्रेशर ये होगा। तो यहाँ समझ गए ना कि यहाँ जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है वो केवल वॉल्यूम के डिक्रीज होने के कारण, यहाँ जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है वो तो एक टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण और वॉल्यूम के डिक्रीज होने के कारण। तो इस तरह का ग्राफ बनता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह से ये था हमारा आज का टॉपिक, कंप्लीट हुआ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।